नमस्कार बच्चों। थर्मोकेमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को आखिर ये कैलकुलेट कैसे किया गया था। क्लियर? तो टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन और डिटर्मिनेशन of standard heat of neutralization। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ? बेस के साथ। समझे? ठीक। तो मान लो कि एसिड और बेस सेम टेम्परेचर पर थे बिफोर द रिएक्शन। एसिड का भी टेम्परेचर T1 था, बेस का भी टेम्परेचर T1 था। क्लियर? तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का इनिशियल टेम्परेचर जो है बिफोर द रिएक्शन वो T1 था। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। अब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, हीट रिलीज होगी तो टेम्परेचर को बढ़ाएगी। तो मैं आपसे कुछ ऐसा पूछूंगा कि फाइनल टेम्परेचर बताओ सॉल्यूशन का आफ्टर रिएक्शन। बिफोर रिएक्शन एसिड और बेस दोनों सेम टेम्परेचर पे थे T1। आफ्टर रिएक्शन फाइनल टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स T2। पहले टेम्परेचर T1 था, रिएक्शन एक्सोथर्मिक टेम्परेचर इंक्रीज होकर T2 हो गया। तो मैं आपसे कहूँगा कि रेज इन टेम्परेचर कितना आया? तो आप कहेंगे कि रेज इन टेम्परेचर होगा T2 माइनस T1। पहले T1 था, बाद में T2 हो गया। बिफोर रिएक्शन T1, आफ्टर रिएक्शन T2। टेम्परेचर इंक्रीज कर गया तो राइस कितने का हुआ? T2 माइनस T1। ये पहले एनालिसिस थे। अब इसी का दूसरा एक पक्ष और देखो। अगर एसिड का टेम्परेचर T1 हो, बेस का टेम्परेचर T2 हो। यहाँ पर क्या था? एसिड और बेस दोनों का टेम्परेचर T1 था। बिफोर रिएक्शन एसिड और बेस सेम टेम्परेचर पे थे। यहाँ बिफोर रिएक्शन एसिड का टेम्परेचर T1 है और बेस का टेम्परेचर T2 है। तो मैं आपसे कहूँगा कि इनिशियल एवरेज टेम्परेचर लो। अब एवरेज टेम्परेचर ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस। तो एसिड का टेम्परेचर T1, बेस का टेम्परेचर T2। तो एसिड और बेस का एवरेज टेम्परेचर कितना हो जाएगा? T1 प्लस T2 बाई 2। तो यहाँ पर देखो क्या था, एसिड और बेस दोनों सेम टेम्परेचर पे थे T1। यहाँ एसिड T1 टेम्परेचर पे, बेस T2 टेम्परेचर पर। तो हम मीन वैल्यू ले लेंगे टेम्परेचर की। क्लियर हो गया? ठीक। फाइनल टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर रिएक्शन, मान लो कि ये है T3। तो मैं आपसे कहूँगा कि राइज इन टेम्परेचर या रेज इन टेम्परेचर कितना होगा? तो इनिशियल कितना था? T1 प्लस T2 बाई 2। फाइनल कितना हुआ? T3। तो रेस कितने का हुआ? T3 माइनस T1 प्लस T2 बाई 2। समझा कि नहीं समझा? समझा। तो ये दो अप्रोच हो सकती है। क्लियर? एक बार फिर से देख लो क्या किया है। एसिड T1 पे था, बेस भी T1 पे था। तो एसिड और बेस का इनिशियल टेम्परेचर T1 हो गया। एसिड T1 पर है, बेस T2 पर है। तो एसिड और बेस का इनिशियल एवरेज टेम्परेचर या मीन टेम्परेचर कितना होगा? T1 प्लस T2 बाई 2। फाइनल टेम्परेचर T2। तो रेस कितने का हुआ? T2 माइनस T1 का। फाइनल टेम्परेचर T3। तो इंक्रीज कितने का हुआ? T3 माइनस T1 प्लस T2 बाई 2। क्लियर हो गया? अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो क्यों टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है? हीट रिलीज हो रही है, इसलिए वजह से। तो मैं आपसे कहूँगा कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड दैट विल बी हाउ मच। तो टोटल कितनी हीट रिलीज होगी जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है? तो आप जानते हैं Q इज इक्वल टू फार्मूला होता है mH डेल्टा T। यही तो रेज इन टेम्परेचर, ये डेल्टा T है। रेज इन टेम्परेचर डेल्टा T है। तो कितनी हीट रिलीज होगी, चाहे ऐसा केस हो चाहे वैसा केस हो, तो Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। इतनी हीट क्या होगी बेटा? रिलीज होगी। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नहीं। ओके। अब बात करते हैं इस S की। डेल्टा T क्या है? रेज इन टेम्परेचर या इंक्रीज इन टेम्परेचर। S क्या है? स्पेसिफिक हीट। किसकी स्पेसिफिक हीट? सोल्यूशन की स्पेसिफिक हीट।
और उस सोल्यूशन की जो स्पेसिफिक हीट है ना, उसको हम वाटर की स्पेसिफिक हीट कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वाटर रिलीज होता है। कौन रिलीज होगा? वाटर रिलीज होगा। समझ में आया इतना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। तो स्पेसिफिक हीट हम किसकी कंसीडर कर लेते हैं? वाटर की। होनी तो चाहिए स्पेसिफिक हीट ऑफ सोल्यूशन, लेकिन सोल्यूशन की स्पेसिफिक हीट इज टेकन एज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, बिकॉज ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाटर इज रिलीज्ड। समझ गए इतना? ठीक है। और वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। मतलब हर क्वेश्चन में मैं एस की जगह 1 यूज़ करूँगा। कितना यूज़ करूँगा? 1 यूज़ करूँगा। क्लियर हो गया इतना? कोई कन्फ्यूज़न है यहाँ तक? नहीं। ठीक है, आगे देखो। अब बात करेंगे एम की। एम क्या है? मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। अब एक अप्रोच और देखो। सपोज करो कि एसिड की नॉर्मेलिटी एन थी, वॉल्यूम वी था। बेस की भी नॉर्मेलिटी एन और वॉल्यूम वी। एसिड और बेस के मिली इक्विवेलेंट्स बराबर है, क्योंकि दोनों की नॉर्मेलिटी सेम और वॉल्यूम सेम, तो मिली इक्विवेलेंट्स भी क्या हो जाएंगे? सेम। तभी तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो एसिड और बेस की नॉर्मेलिटी एन है और दोनों का वॉल्यूम कितना है? VmL VmL। क्लियर हो गया इतना? कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। अब इस चीज़ को यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो जरा। डेंसिटी का फार्मूला बताओ क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी किसकी डेंसिटी? सोल्यूशन की डेंसिटी। सोल्यूशन में सॉल्वेंट कौन है? वाटर। तो सोल्यूशन की डेंसिटी हमें पता नहीं होती यार वहाँ पर, तो हम लोग वाटर की डेंसिटी कंसीडर कर लेते हैं। किसकी डेंसिटी? वाटर की डेंसिटी। स्पेसिफिक हीट भी किसकी कंसीडर की? वाटर की। डेंसिटी भी किसकी कंसीडर की? वाटर की। इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब वी वॉल्यूम एसिड वी वॉल्यूम बेस से जब मिक्स होगा तो टोटल वॉल्यूम तो 2V हो जाएगा। वही तो लिखा है ना यार, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास m, वॉल्यूम VmL एसिड VmL बेस मिलकर 2VmL हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर हम सब जानते हैं कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1 ग्राम पर ml, और ये भी तो ml पर है। तो यहाँ से मास अगर मैं निकालूं तो मास कितना आ जाएगा? तो ये 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मास विल बी इक्वल टू 2V ग्राम। अगर ये 150 ml है, ये 150 ml है, तो टोटल हो गया 300 ml। 300 ml मतलब 300 ग्राम। 100 ml 100 ml, टोटल हो गया 200 ml। 200 ml का मतलब 200 ग्राम। समझ गए सभी लोग? बस इसी को तो कैलकुलेट करना सीखना। बिफोर रिएक्शन एसिड और बेस का टेम्परेचर T1, आफ्टर रिएक्शन टेम्परेचर T2। टेम्परेचर में कितने का चेंज हुआ? T2 माइनस T1 का। इस वजह से कितनी हीट रिलीज हुई होगी? तो इतने टेम्परेचर का चेंज हुआ। Q इज इक्वल टू mH डेल्टा T। एस का स्पेसिफिक हीट किसकी? सोल्यूशन की। सोल्यूशन की स्पेसिफिक हीट इज टेकन एज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी है? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। किसकी डेंसिटी? सोल्यूशन की। सोल्यूशन की डेंसिटी इज टेकन एज द डेंसिटी ऑफ वाटर। मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम 2V हो जाएगा, तो मास विल बी इक्वल टू 2V ग्राम। इतनी बात समझ गए सब लोग? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ओके। देन अब आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू, एक छोटा सा फार्मूला आएगा यहाँ पर। स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी इक्वल टू Q बाई V, यही Q बाई V इंटू 1000 इंटू 1/n। ये डायरेक्ट फार्मूला है जिसे हमें लर्न करना पड़ेगा। दिस फार्मूला वी हैव टू लर्न। Q इज इक्वल टू हाउ मच? mH डेल्टा T। निकलवाना सिखाया मैंने आपको। V क्या है? वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम? एसिड का और बेस का, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही है। N क्या है? नॉर्मेलिटी है। किसकी? एसिड की और बेस की। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू Q अपॉन V इंटू 1000 इंटू 1/n। Q क्या है? कितनी हीट रिलीज हुई? कितनी हीट रिलीज हुई? mH डेल्टा T। V इज द वॉल्यूम ऑफ एसिड और बेस इंटू 1000 इंटू 1/n। n क्या है? नॉर्मेलिटी। किसकी नॉर्मेलिटी? एसिड की या फिर बेस की, क्योंकि दोनों की नॉर्मेलिटी क्या है? सेम है। तो फिर से देख लो एक बार। एसिड का टेम्परेचर T1 था, पहला केस। एसिड का टेम्परेचर T1, बेस का भी टेम्परेचर T1। तो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ एसिड एंड बेस भी कितना हो गया? T1।
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई, हीट रिलीज हुई, हीट रिलीज होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, T2 हो गया, तो कितने का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, T2 माइनस T1। तो हीट कितनी रिलीज हुई, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T, पहला केस। दूसरा केस इसी में एसिड का टेम्परेचर T1 था, बेस का टेम्परेचर T2, तो इनिशियल एवरेज टेम्परेचर ऑफ एसिड एंड बेस बिफोर द रिएक्शन T1 प्लस T2 बाई 2। फाइनल टेम्परेचर आफ्टर द रिएक्शन T3, तो रेजिन टेम्परेचर डेल्टा T, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। अगर डेल्टा T इतना है तो टोटल कितनी हीट रिलीज हुई होगी, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। अब ये जो भी आपने सीखा इसी पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल लेने जा रहे हैं, ठीक है? तो चेक करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ओके, क्वेश्चन देखो, कहता है कि 150 ml ऑफ 0.5 NaHNO3 solution at 25.35 degree Celsius was mixed with 150 ml of 0.5 N NaOH solution। देखो N इंटू V एसिड, N इंटू V बेस एट द सेम टेम्परेचर, मतलब एसिड का जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर बेस का है, वही टेम्परेचर क्या है, बेस का। क्लियर? तो मैं लिखना चालू करता हूँ। द फाइनल टेम्परेचर इतना था, इनिशियल टेम्परेचर इतना, फाइनल टेम्परेचर इतना, तो रेजिन टेम्परेचर कितना, फिर क्यू निकालेंगे, फिर स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालेंगे। क्लियर हो गया? एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 150 ml ऑफ 0.5 NaHNO3 solution at 25.35 degree Celsius was mixed with 150 ml of 0.5 NaOH solution at the same temperature. The final temperature was recorded to be 28.77। किसका साथ? तो सबका अलग अलग होता है, डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HNO3 एंड NaOH। चालू करते हैं। इनिशियल टेम्परेचर छोटा छोटा लिखता मैं। इनिशियल टेम्परेचर है 25.35 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर इतना बड़ा नहीं है यार, हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 28.77 डिग्री सेल्सियस। तो रेज इन टेम्परेचर डेल्टा T कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 3 28, 3.35 टू जा 70 और 7 और 42, 3.42 डिग्री सेल्सियस। ये डेल्टा T आ गया, समझ में आया? तो Q कितना होगा, Q विल बी इक्वल टू MS डेल्टा T। M क्या होता है, 2V, अभी तो सीखा है ना, 2V 150 300 ml मतलब 300 ग्राम इंटू S1 डेल्टा T 3.42। Q आ गया 1, कैलोरी पे रखा था ना, तो ये Q किस में आया, कैलोरी पे। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होगा, तो फार्मूला यूज करो, Q अपॉन V इंटू 1000 इंटू 1/n। Q कितना है 300 इंटू 1 इंटू 3.42 डिवाइड बाई V 150 इंटू 1000 इंटू 1/n, n नॉर्मेलिटी किसी की भी रखो 0.5। क्लियर हुआ इतना? ठीक। जब हमने इसको सॉल्व किया तो जो आंसर आ रहा है दैट इज 13.68। ये कैलोरी पे 1 रखा था ना, कैलोरी, ये आंसर मैंने किलो कैलोरी पे रखा। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू 13.68 किलो कैलोरी। अभी न्यूट्रलाइजेशन है तो एक माइनस अपनी तरफ से ठोक दो, यहाँ पे रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, तो माइनस हमने रिलीज होने की वजह से लगा दिया, तो इट विल बी अवर आंसर। क्लियर हो गया सभी का? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। अब हम लोग एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ड्यूरिंग दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है? टेम्परेचर, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर कब इंक्रीज करेगा, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम रेज इन टेम्परेचर कब होगा, इसी एक्सपेरिमेंट में जो अभी आपको सिखाया मैंने, आप हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को कैलकुलेट किया। तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा रेज इन टेम्परेचर। रेज इन किस में बेटा? टेम्परेचर। ये थ्योरेटिकली एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है कई बार, तो देख लेते हैं एक बार इसको भी। रेज इन टेम्परेचर, रेज इन टेम्परेचर हम तब निकाल लें जब वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट कर दिया है। इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। अब जरा एक बात बताओ,
क्यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो जो हीट रिलीज होगी ना, हीट रिलीज होगी ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो हीट रिलीज होगी वो क्या करेगी, फिर टेम्परेचर को बढ़ाएगी, टेम्परेचर को बढ़ाएगी। वॉल्यूम को तो बढ़ा नहीं सकती क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूं कि क्यू प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी ज़्यादा हीट रिलीज होगी उतना ही ज़्यादा चेंज इन टेम्परेचर, उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ रही इतनी? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नहीं, क्लियर। फिर से बोलता हूँ, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जो हीट रिलीज होगी वो टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी। रिलीज्ड हीट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, ओके। यहाँ पर मैंने एक कॉलम बनाया जिसमें हम एसिड का वॉल्यूम लिखेंगे, दूसरे में बेस का वॉल्यूम, तीसरा कॉलम टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, चौथा कॉलम हीट रिलीज्ड, हीट रिलीज्ड, और पांचवा कॉलम रेज इन टेम्परेचर, या फिर टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, मान लो हमारे पास 10 ml एसिड था। कितने ml? 10 ml। और 90 ml बेस था। 10 ml एसिड 90 ml बेस में जब मिक्स किया जाएगा तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 100 ml। उस समय इसका 10 ml, साइकोमेट्री यूज कर रहा हूं मैं, 1:1 का रेशियो है एसिड और बेस का। 10 ml इसके 10 ml से रिएक्ट करेगा। मान लो क्यू हीट रिलीज हुई जिसकी वजह से टी टेम्परेचर आया। कितना टेम्परेचर आया? टी टेम्परेचर। अब मैं क्या कर रहा हूं, एसिड को 20 ml ले रहा। टोटल वॉल्यूम तो कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रखना है। अगर एसिड 20 ml ले लिया, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, 100 ml ही रखना है, तो बेस को कितना होना पड़ेगा? 80 ml। अभी रीजनिंग समझ जाओगे अब क्या हो रहा है। ये 20 ml, ये 80 ml, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया सोल्यूशन का? 100 ml। अब 20 ml 20 ml से न्यूट्रलाइज होगा, 10 ml इसके 10 ml से न्यूट्रलाइज, तो क्यू हीट रिलीज 20 ml इसके 20 ml से न्यूट्रलाइज, जस्ट डबल न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो डबल हीट रिलीज होगी। अब वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो जो हीट रिलीज होगी वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगी। क्यू हीट रिलीज तो टेम्परेचर टी, 2Q हीट रिलीज तो टेम्परेचर 2T हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये देखो लिखा है क्यू प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, आपने 10 ml 90 ml लिया है, लेकिन 10 ml 90 ml को थोड़ा ना न्यूट्रलाइज करेगा। 10 ml 10 ml को न्यूट्रलाइज करेगा, बाकी बच जाएगा। यहाँ 20 ml 20 ml को न्यूट्रलाइज करेगा। 10 न्यूट्रलाइज करने पर क्यू हीट रिलीज, तो 20 न्यूट्रलाइज करने पर 2Q हीट रिलीज। और ये हीट कहाँ जाएगी यार? उस टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगी। पहले क्यू पे टी, तो 2Q पर 2T। आगे बढ़ जाते हैं 30 ml, इसे 70 ml रखना पड़ेगा, तब टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट। अब 30 ml इसके 30 ml को न्यूट्रलाइज करेगा, 10 को न्यूट्रलाइज क्यू, 20 को न्यूट्रलाइज 2Q, 30 को न्यूट्रलाइज। तो आप तो कहेंगे सर 70 लिखा है, मैं कहूँगा बाकी बच जाएगा, न्यूट्रलाइज नहीं होगा। 30 को न्यूट्रलाइज, तो 3Q हीट रिलीज, तो टेम्परेचर 3T हो जाएगा। 40 ml इसके 60 ml को न्यूट्रलाइज, टोटल कितना? 100 ml। अब 60 को न्यूट्रलाइज कर रहा है, लेकिन 60 में से 40 को न्यूट्रलाइज करेगा, 20 बच जाएगा। 40 न्यूट्रलाइज, तो 4Q हीट रिलीज, टेम्परेचर 4T हो जाएगा। और बढ़ो, 50 ml टोटल 100 ml। टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, इन दोनों को इतना इतना लो कि टोटल 100 आ जाए। अब देखो क्या हो रहा है, 10 न्यूट्रलाइज, 20 न्यूट्रलाइज, 30 न्यूट्रलाइज, 40 न्यूट्रलाइज, 50 न्यूट्रलाइज, तो 5Q, तो 5T। अब यहाँ के बाद देखो, इसको एक काम करो, 60 ml ले लो और इसको 40 ml ले लो। ऐसा करने से भी तो 100 ml आएगा ना। अब क्या हो रहा है जरा देखो, 60 से न्यूट्रलाइज, तो 60 तो है नहीं ना, ये कम है, तो उल्टा पढ़ो, 40 से न्यूट्रलाइज, इसका 40 ml इसके 40 ml से न्यूट्रलाइज। ये तो बात बिल्कुल इसके जैसे हो गई, 40 ml से न्यूट्रलाइज, 40 इसके 40 से न्यूट्रलाइज, 20 बच गया। इसका 40 इसके 40 से न्यूट्रलाइज, 20 बच गया। मतलब 40 न्यूट्रलाइज 4Q, 40 न्यूट्रलाइज, तो फिर से 4Q, टेम्परेचर 4T। देखो पहले इंक्रीज कर रहा, फिर डिक्रीज करने लगा। 70 ml, 30 ml, टोटल वॉल्यूम 100 ml। यहाँ पर 3Q, क्योंकि 30 से न्यूट्रलाइज, टेम्परेचर 3T। 80 ml,
20 ml, टोटल 100 ml, हीट 2Q, ये इसके बराबर है, ये इसके जैसा है 2T, दिस इज 90 ml, दिस इज 10 ml, 10 ml न्यूट्रलाइज, टोटल वॉल्यूम 100 ml, हीट रिलीज Q, टेम्परेचर इज T। तो आखिर ये क्यों पढ़ा है हम लोगों ने? यहां पर एक ही मकसद था ये सब पढ़ाने का कि मैक्सिमम रेज इन टेम्परेचर कितना है 5T। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कितना है 5T। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब रेज हुआ? जब, आगे बढ़ो जाओ, जब एसिड और बेस का इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया गया है। एसिड और बेस, बस इसीलिए पढ़ा है मैंने। जब एसिड और बेस का इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, then there is a maximum rise in temperature, maximum increase in temperature is observed। समझ गए इतना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, क्लियर। तो मैं इस बात को लिखता हूँ, क्या लिखूंगा कि मैक्सिमम रेज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हेन द मैक्सिमम रेज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड। तो देख लेना किस ऑप्शन में एसिड और बेस दोनों का वॉल्यूम इक्वल लिया गया। और याद करो, इसीलिए मैंने अभी जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा है आपको, जो कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर की शुरुआत की थी जिस कॉन्सेप्ट से, वहाँ पर एसिड और बेस का जो वॉल्यूम था वो सेम लिया था, 150 ml और 150 ml। मैक्सिमम रेज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ acid and base are mixed, when equal volume of acid and base are mixed। क्लियर हो गया इतना? ये तो पहला केस था। दूसरा केस, if volume is not constant, ऊपर क्या था? वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट था। हियर इज इफ वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हीट रिलीज होगी उसके वॉल्यूम को चेंज करेगी। वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो वॉल्यूम बदलेगा। वॉल्यूम को कौन बदलेगा? हीट। जितनी हीट रिलीज होगी उसको उसके वॉल्यूम को इंक्रीज करती जाएगी। मतलब टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट। हीट यूज हो गई वॉल्यूम को इंक्रीज करने में, हीट यूज हो गई वॉल्यूम को इंक्रीज करने में, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। जरा देखो, दिस इज एसिड, बेस, टोटल वॉल्यूम, heat released, and here is a temperature। आपको समझ में आएगा क्या है? एसिड 10 ml, बेस भी 10 ml, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 20 ml। हीट कितनी रिलीज हुई? Q। टेम्परेचर कितना? T। ये हमने कंसीडर कर लिया, ये लाइन हमने कंसीडर की। अब टोटल वॉल्यूम तो कांस्टेंट रखना नहीं, तो एक काम करो, इसका 20 ml लो, इसका भी 20 ml लो, तो 10 ml से टोटल वॉल्यूम 20 ml हो गया। 20 ml से टोटल वॉल्यूम 40 ml। 10 न्यूट्रलाइज होकर Q हीट रिलीज, 20 न्यूट्रलाइज होकर 2Q हीट रिलीज। तो इस हीट ने वॉल्यूम को इंक्रीज किया है, इस हीट ने वॉल्यूम को क्या किया? इंक्रीज। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। 30 ml, टोटल वॉल्यूम 60 ml। 10 से Q, 20 से 2Q, 30 से 3Q। टेम्परेचर अभी भी कांस्टेंट। अगर मैं यहाँ पर 50 ml लिखूँ, 100 ml, दिस विल बी 5Q एंड हेयर विल बी T। तो यहाँ तो टेम्परेचर में रेज ही नहीं हो रहा है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों? बिकॉज वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट, वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट। तो एक बार पूरे कहानी को देख लो। अगर वॉल्यूम इज कांस्टेंट तो रिलीज्ड हीट इज यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर। मैक्सिमम इंक्रीज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ एसिड एंड बेस आर मिक्स्ड। बस यही मुझे पढ़ाना था यहाँ पर आपको, और कुछ भी पर्पस नहीं है इसको पढ़ाने का। अगला, इफ टोटल वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट then temperature becomes constant and the released heat will increase the volume of the solution, Q directly proportional to V। बात समझ में आया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। तो यहाँ से हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन खत्म होता है। क्या खत्म होता है बेटा? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ओके, इसके बाद हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक,
एंड इट इज़ अ लॉ नेम्ड एज हेस लॉ। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, हेस लॉ। हेस लॉ को आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा, जब हम किसी आयोनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी को डिटरमाइन करते हैं। किसको डिटरमाइन करते हैं? लैटिस एनर्जी। तो वहाँ भी हेस लॉ होता है, तो वही हेस लॉ ही है। क्लियर? हेस लॉ बेसिकली इंथैल्पी के लिए अप्लाई किया गया था। किसके लिए? इंथैल्पी। इंथैल्पी के बारे में क्या जानते हो कि इंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। इंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। अगर इंथैल्पी स्टेट फंक्शन है तो चेंज इन इंथैल्पी क्या होगा? फाइनल इंथैल्पी मतलब प्रोडक्ट की इंथैल्पी माइनस इनिशियल इंथैल्पी। इनिशियल इंथैल्पी मतलब रिएक्टेंट की इंथैल्पी। तो हम बहुत पहले से जानते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है? एच पी माइनस एच आर। इंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, सो इट ओनली कंसर्न विद इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। इसको सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल से स्टेट से मतलब है। इट डज नॉट कंसर्न विद पाथ कि हाउ फाइनल स्टेट इज अचीव्ड। यही तो होता है ना स्टेट फंक्शन का मतलब। ठीक है, तो इंथैल्पी कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करें। They does not depends upon the path कि how the final state is achieved. That is called state function. Delta H is equal to HP minus HR. क्लियर? अब इस बात को और समझते हैं। सपोज करो कोई रिएक्शन है A to B, इसका एंथैल्पी चेंज डेल्टा H है, और यही रिएक्शन A to B वेरियस स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है। पहले A से C बना, एंथैल्पी चेंज डेल्टा H1। C से D आया, एंथैल्पी चेंज डेल्टा H2। D से B आया, एंथैल्पी चेंज डेल्टा H3। अब आप चाहे ये वाला पाथ देखें रिएक्शन कंप्लीट होने का, इस पाथ में दिस इज इनिशियल स्टेट एंड दिस इज द फाइनल स्टेट। बोलो सही कि गलत? सही। या फिर ये वाला पाथ देखें रिएक्शन को कंप्लीट होने का, ये सिंगल स्टेप पाथ है, ये वेरियस स्टेप पाथ है, या मल्टीपल स्टेप पाथ है। पाथ कोई भी हो, यही इनिशियल स्टेट है और यही फाइनल स्टेट है। मतलब दोनों ही पाथ में इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है, और अगर स्टेट्स सेम है तो इंथैल्पी भी सेम होगी। जितनी इंथैल्पी इधर होगी उतनी ही इंथैल्पी इधर होगी। इधर कितनी है? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। सिंपल सा रूल। जितना इंथैल्पी चेंज इधर, क्योंकि इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम है, उतना ही इंथैल्पी चेंज इधर आएगा। क्यों? इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट सेम है। तो डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। ऐसे बोल सकता हूँ, इधर इंथैल्पी चेंज कितना? डेल्टा H। इधर इंथैल्पी चेंज कितना? डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। और इंथैल्पी चेंज सेम होगा क्योंकि स्टेट्स सेम है। तो डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। बात समझ में आया इतना? कोई कंफ्यूजन है? यही लॉ कौन सा लॉ कहलाता है? हेस लॉ कहलाता है। क्लियर? अब अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन लिख लो। हेस लॉ की डेफिनेशन क्या होगी? द एंथैल्पी चेंज will be same whether the reaction occurs in a single step और वेरियस स्टेप्स। रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो या कई स्टेप्स में हो, एंथैल्पी चेंज ऑलवेज क्या होगा? सेम होगा। यही लॉ कौन सा लॉ कहलाता बेटा? हेस लॉ कहलाता। फिर से देख लो, द एंथैल्पी चेंज रिमेन सेम वेदर द रिएक्शन ऑकर्स इन सिंगल स्टेप और मल्टीपल स्टेप्स। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नहीं। तो दिस इज योर हेस लॉ। कौन सा लॉ बेटा? हेस लॉ। क्लियर हो गया इतना? ओके। अब ये जो लॉ है हेस लॉ, इस लॉ की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करते हैं हीट ऑफ ट्रांजिशन। हम इसी को इसका एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? हीट ऑफ ट्रांजिशन। अब मैं इसको लिखाने वाला नहीं हूँ, ओरल बोलता हूँ। क्या ट्रांजिशन का मतलब होता है? किसी भी एलिमेंट का एक एलोट्रोपिक फॉर्म का दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट होना। जैसे ग्रेफाइट का डायमंड में कन्वर्ट होना, एक एलोट्रोपिक फॉर्म का दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट होना, वो ट्रांजिशन कहलाता। तो हीट ऑफ ट्रांजिशन क्या होगा?
अरे यार उस एलोट्रोपिक फॉर्म को 1 मोल ले लो, कितना मोल ले लो, 1 मोल ले लो। तो लिखना चालू करो, मैं हीट ऑफ ट्रांजिशन की डेफिनेशन बोल रहा मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पर। इट इज़ द एंथैल्पी चेंज, राइट डाउन, इट इज द एंथैल्पी चेंज, कब, व्हेन 1 मोल ऑफ one form of allotrope, 1 mole of one form of allotrope of an element is converted into another form of allotrope, is converted into another form of allotrope। समझ में आ गया? तो किसी भी एलिमेंट का 1 मोल ऑफ एनी एलोट्रोप इज कन्वर्टेड इनटू द अनदर फॉर्म, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म से कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम बोलते हैं हीट ऑफ ट्रांजिशन हो। 1 मोल ऑफ one form of an allotrope of an element is converted into another allotropic form, then the involved heat is called heat of transition। समझ गए इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। अगर कोई डाउट नहीं है तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखो। हीट ऑफ ट्रांजिशन पर बेस्ड मैं पहला क्वेश्चन और हेल्स लॉ पर बेस्ड पहला क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। ठीक है, जरा क्वेश्चन को देखो। कहता है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड हीट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट टू कार्बन डायमंड, मतलब कार्बन ग्रेफाइट टू कार्बन डायमंड, ये डिजायर्ड रिएक्शन है फ्रॉम द गिवन डेटा। आप देखो हेल्स लॉ के क्वेश्चंस में पहली चीज रिएक्शंस गिवन होंगी, अगर रिएक्शंस नहीं गिवन है तो लैंग्वेज गिवन होगी, लैंग्वेज को रिएक्शन में कन्वर्ट कर लो। रिएक्शन गिवन होगी और अगर रिएक्शन नहीं गिवन होगी तो लैंग्वेज गिवन होगी, लैंग्वेज को रिएक्शन में कन्वर्ट कर लो। हाँ या ना? हाँ, ओके। हेल्स लॉ के हर क्वेश्चन में 2 टाइप की रिएक्शंस होती है, एक वो रिएक्शंस जिसका एंथैल्पी चेंज पाई जे और दूसरी वो रिएक्शंस जिसका एंथैल्पी चेंज गिवन होता है। एक रिएक्शन होती है जो पाई जे और दूसरी रिएक्शंस होती हैं जो गिवन होती हैं। तो गिवन रिएक्शंस की हेल्प से पाई जे वाली जो रिएक्शन चाहिए उसे हमें डिज़ाइन करना पड़ता है, गिवन रिएक्शंस की हेल्प से हमें वो रिएक्शन डिज़ाइन करनी पड़ती है जो हमें चाहिए। समझ में आ गया इतना? ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड हीट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट टू कार्बन डायमंड फ्रॉम द गिवन डेटा। कार्बन डायमंड प्लस O2 CO2 डेल्टा H माइनस एक्स किलो जूल, कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 CO2 डेल्टा H माइनस वाई किलो जूल। अब सोल्यूशन देखो, हमें रिएक्शन कौन सी पाई जाए? ये रिएक्शन पाई जाए, हाँ या ना? हाँ। और ये रिएक्शन से गिवन है हमको, बस यही तो चाहिए हमें। कौन सी रिएक्शन चाहिए, कौन सी रिएक्शन गिवन है, तो गिवन की हेल्प से ये वाली रिएक्शन हम बना लेंगे। ठीक है, कार्बन ग्रेफाइट रिएक्टेंट है। कार्बन ग्रेफाइट कहाँ से मिलेगा? पहले से मिलेगा? नहीं, दूसरे से मिलेगा। हाँ, कहाँ पर है? रिएक्टेंट, मतलब दूसरी रिएक्शन में कोई भी परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। वैसे लिख दो, कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस CO2 गैस डेल्टा H। यही काम हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी करते हैं यार। ठीक है, डेल्टा H विल बी इक्वल टू माइनस वाई किलो जूल। कोई परिवर्तन नहीं किया हमने इस रिएक्शन को, एज इट इज उतार के रख दिया। कार्बन ग्रेफाइट कन्वर्ट हो कार्बन डायमंड पे, कार्बन डायमंड प्रोडक्ट साइड है। अब ढूंढो यहाँ कार्बन डायमंड कहाँ से मिलेगा? पहले से, दूसरे से? पहले से। कार्बन डायमंड किधर है? रिएक्टेंट साइड। पाइजे किधर? प्रोडक्ट साइड। इस रिएक्शन को रिवर्स कर दो। रिवर्स करोगे अगर रिएक्शन को कार्बन डायमंड प्लस O2 तो इंथैल्पी अपना साइन चेंज कर लेगा, ये प्लस एक्स किलो जूल हो जाएगा। याद करो सेकेंड लेक्चर ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, अगर किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो इंथैल्पी का साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है? दोनों रिएक्शंस को जोड़ दो, O2 से O2 कैंसिल, CO2 से CO2 कैंसिल। ये क्या लिखा हुआ है? कार्बन ग्रेफाइट कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डायमंड में, तो इसका इंथैल्पी चेंज कितना होगा? हाँ या ना? हाँ, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, क्लियर। तो जब दोनों रिएक्शंस को ऐड करके ये लेकर आए हो तो इंथैल्पी भी ऐड होकर ही आएगी, क्योंकि इंथैल्पी तो आप जानते हो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंथैल्पी एडिटिव होती है। अगर रिएक्शंस ऐड होंगी तो ये भी ऐड हो जाएंगे। तो इसका डेल्टा H पता, इसका डेल्टा H पता, दोनों को जोड़कर ये रिएक्शन आई तो इसका डेल्टा H क्या होगा? इन दोनों का सम। अब आप इसी को बोल सकते हैं दिस इज डेल्टा H1, दिस इज डेल्टा H2, तो डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि ओवरऑल इंथैल्पी चेंज फॉर कार्बन ग्रेफाइट टू कार्बन डायमंड विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, दैट मीन्स x माइनस वाई किलो जूल। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। हेल्स लॉ अप्लाई किया हमने। डेल्टा H इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज, डेल्टा H इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, क्योंकि इन्हीं को जोड़कर ये रिएक्शन आई है, तो हेल्स लॉ ही तो। क्लियर हो गया सभी का? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन को देखो, कहता है कि कैलकुलेट स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH2। ओके, गिवन स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन सॉलिड, सल्फर सॉलिड, CH2 लिक्विड आर फला फला एंड फला। क्लियर है इतना?
ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को, ये जो क्वेश्चन है इसको मैं बिना हैश लॉ के भी कर सकता हूँ। हीट ऑफ कंबस्टन पर जाओ। हीट ऑफ कंबस्टन में एक ट्रिक लिखाई थी मैंने, सेकेंड नंबर की ट्रिक, हीट ऑफ कंबस्टन की सेकेंड नंबर की ट्रिक, कि अगर हीट ऑफ कंबस्टन किसी कंपाउंड का गिवन हो और इसी का हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा गया है, तो जिसका फॉर्मेशन पूछा गया उसके कंबस्टन की रिएक्शन लिखो और एक फार्मूला बताया था कि उसे यूज़ कर लो। आज हम वैसे नहीं करेंगे, आज हैश लॉ अप्लाई करेंगे। हैश लॉ कहता है कि जो लिखा है वही करो, जो लिखा है वही करो। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH2 पाइजे, तो CH2 को 1 मोल बनाओ, ये रिएक्शन तो लिखो। किससे बनाओ? उसी के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाओ, C+2S। इस रिएक्शन का डेल्टा H पाइजे, ये रिएक्शन पाइजे। और गिवन क्या है? स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन सॉलिड। अच्छा, कार्बन सॉलिड हीट ऑफ कंबस्टन C+O2, CO2 गैस। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझ रहे। इसका डेल्टा H गिवन है, कितना है? -393.3। हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ सल्फर सॉलिड गिवन है, रिएक्शन तो आप ही को लिखना पड़ेगा ना। कंबस्टन में कितना मोल कंबस्ट? 1 मोल कंबस्ट करूंगा। इसका फॉर्मेशन पूछा है, 1 मोल फॉर्म करूंगा मैं इसको, SO2 गैस। डेल्टा H इज -293.7। हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ CH2 का कंबस्टन, कंबस्टन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। कंबस्ट करो, कार्बन CO2 बनाएगा और सल्फर SO2 बनाएगा। ऑक्सीजन काउंट कर लो कितना हो गया, 2 2 4 2 6, यहाँ पर 3 आएगा। और इसका जो डेल्टा H है दैट इज -110। तो इस रिएक्शन का डेल्टा H पूछा है और ये रिएक्शन पाइजे और ये 3 गिवन है। अब रुक जाओ, मैंने कहा था कि हर क्वेश्चंस में हैश लॉ के एक पाइजे होगा और बाकी गिवन होगा। जो गिवन है उसके हेल्प से पाइजे वाली बनाओ। अब कैसे बनाएंगे जरा देखते हैं। चालू कर देता बेटा। कार्बन सॉलिड रिएक्टेंट है, यहाँ ढूंढो कार्बन सॉलिड कहाँ है, यहाँ है, रिएक्टेंट है। एक कार्बन सॉलिड, एक कार्बन सॉलिड। इस रिएक्शन में कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट रिएक्शन उतार लो। कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, फॉर्मेशन होगा CO2 गैस। डेल्टा H विल बी -393.3 हो गया। कार्बन के बाद आया है 2S, तो S ढूंढो कहाँ है, यहाँ पे मिला S। कितना S है? 2S। तो इस रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई करो, 2S प्लस 2O2, समझ रहे हैं, 2SO2। और अगर रिएक्शन में जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे उसी फैक्टर से तुम्हें डेल्टा H में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा H इंटेंसिव नहीं है, एक्सटेंसिव है। तो ये तो पुरानी बात होगी ना, रिएक्शन में जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई, डेल्टा H में भी उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई। -293.7 मल्टीप्लाई 2, क्लियर हो गया। कार्बन कहाँ से मिला? पहले रिएक्शन से। 2S कहाँ से मिला? दूसरी रिएक्शन से, 2 का मल्टीप्लाई करके। CH2 प्रोडक्ट साइड लिखा है, CH2 कहाँ है, CH2 कहाँ है, CH2 कहाँ है, मिल गया। रिएक्टेंट साइड लिखा है, चाहिए किधर? प्रोडक्ट साइड। इस रिएक्शन को उल्टा कर दो, 1 मोल चाहिए, 1 मोल ही है। CO2 फॉर्मेशन CH2 लिक्विड प्लस 3O2 गैस। रिएक्शन को उल्टा किया है, डेल्टा H का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 110 आएगा। अब एक काम करो, इन तीनों रिएक्शन को जोड़ कर देखो। देखो CO2 CO2 कैंसिल, 3O2 से 3O2 कैंसिल। नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। और भी कुछ कैंसिल होगा, नहीं होगा क्या? होगा, क्यों नहीं होगा यार? CO2 प्लस 2SO2 है, ये देखो इसको रिवर्स किया है ना हम लोगों ने, 2SO2, 2SO2 से 2SO2 कैंसिल आउट, क्लियर। तो ओवरऑल रिएक्शन लिखो क्या आया, C प्लस 2S, यस C प्लस 2S। फॉर्मेशन हो रहा है CH2 का, बाकी सब तो कैंसिल आउट हो गया। इसका डेल्टा H पाइजे, तो इन 3 रिएक्शंस को जोड़कर ये बनाया था, इसका डेल्टा H भी इन तीनों को जोड़ कर आएगा, इन तीनों को जोड़ कर आएगा। अलग से लिख देता मैं, इन तीनों को जोड़ कर आएगा। मतलब मैं डायरेक्ट लिखूंगा -393.3 माइनस 293.7 इंटू 2 प्लस 110, इन तीनों को जोड़ दो, डेल्टा H आ जाएगा। जब हमने इसको सॉल्व किया
तो डेल्टा एच की जो वैल्यू है बेटा मेरे पास वो है -870.7 किलो जूल। दिस इज अवर आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कोई डाउट है यहां तक? नहीं। ओके। तो इस क्वेश्चन में क्या था? लैंग्वेज गिवन थी, लैंग्वेज गिवन थे, हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा तो फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखी, कंबस्टन गिवन है तो कंबस्टन की इक्वेशंस लिखी, दिस इज डिजायर्ड, दिस इज गिवन, गिवन की हेल्प से हमने डिजायर्ड को बना लिया, ये देखो बनाया। रिएक्शंस को ऐड की तो इंथैल्पी भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि इंथैल्पी एडिटिव होता है। कैसा होता है? एडिटिव होता है। क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ओके। हम चाहें तो ये वाले स्टेप्स गायब भी कर सकते हैं। देखो कैसे, ओवरऑल डेल्टा एच कितना होगा, चलो चालू करता। ओवरऑल डेल्टा एच कितना होगा, ये तो एक तरीका हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल डेल्टा एच कितना होगा, तो इसे मान लो डेल्टा एच वन, इसे डेल्टा एच टू, इसे डेल्टा एच थ्री। मुझे सी चाहिए रिएक्टेंट साइड, मतलब पहली रिएक्शन में कुछ करने की जरूरत नहीं है। डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस 2s, दूसरी रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो डेल्टा एच टू हो जाएगा प्लस 2 डेल्टा एच टू। CS2 लिक्विड प्रोडक्ट साइड चाहिए, CS2 लिक्विड प्रोडक्ट साइड चाहिए। इसको उल्टा करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस डेल्टा एच थ्री। तो ऐसा भी किसी ऑप्शन में लिखा हो सकता है। डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस 2 डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच थ्री। वैल्यू रख दो डेल्टा एच वन, डेल्टा एच टू, डेल्टा एच थ्री के, आप देखेंगे आंसर आपका अभी भी -870.7 किलो जूल आएगा। समझ में आ गया इतना? कोई डाउट है बेटा किसी को? नहीं। ओके। हेस्लॉ पर बेस्ड एक जो क्वेश्चंस होमवर्क में देखो, ये आपको सॉल्व करके आना है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट H2 and C2H5OHR -400, -300 and -280 किलो जूल पर मोल। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH इज, ये क्वेश्चन मैं एक बार आपको करा चुका हूँ हीट ऑफ कंबस्टन में, वो दूसरे तरीके से था कि हीट ऑफ कंबस्टन गिवन हो, हीट ऑफ फार्मेशन पूछा गया हो, तो जिसका फार्मेशन पूछा गया उसके कंबस्टन की इक्वेशन लिखो एंड यूज द फार्मूला। ये पुराना तरीका था। आज किससे करेंगे? हैश लॉ से। कैसे करेंगे? इसके फार्मेशन की इक्वेशन लिखना। कैसे लिखेंगे? 2 कार्बन ग्रेफाइट प्लस 3H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस से फॉर्म होगा 1 मोल C2H5OH, इसका डेल्टा एच पाई जे, एंड C+O2 CO2 डेल्टा एच गिवन, H2 प्लस हाफ O2 डेल्टा एच गिवन, C2H5OH प्लस O2 कंबस्टन है ना सब, तो सभी के 1 मोल के कंबस्टन की इक्वेशन लिखो। तो 3 रिएक्शंस गिवन है, एक रिएक्शंस का डेल्टा एच पाई जे, तो 3 रिएक्शंस की हेल्प से इस रिएक्शंस को डिज़ाइन करो एंड अप्लाई कर दो हैश लॉ को। ठीक है, तो कर सकते ही क्वेश्चन, मुझे पूरी उम्मीद है। तो ये एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। एंड दिस इज अनदर क्वेश्चन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2 पाई जे, तो इसको 1 मोल बनाओ। किससे बनाओगे? 2 कार्बन ग्रेफाइट एंड H2 गैस से, ये पाई जे। एंड गिवन दैट स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ, इनको कंबस्ट करो, 3 रिएक्शंस यहाँ से मिलेंगी, C+O2 CO2, H2 प्लस हाफ O2 H2O, C2H2 प्लस O2 CO2 पानी, बैलेंस कर देना। 3 रिएक्शंस गिवन है, एक रिएक्शंस पाई जे, तो 3 रिएक्शंस के हेल्प से इस रिएक्शन को डिज़ाइन करो। जो मॉडिफिकेशन रिएक्शंस में करोगे वही मॉडिफिकेशन इंथैल्पी में होगा। लास्ट में रिएक्शंस को ऐड कर दोगे तो इंथैल्पी भी ऐड हो जाएगी। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि 2 क्वेश्चंस आप होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर पर हम इन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। क्लास ओवर। गुड लक।